हेलो वर्ल्ड। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम वेरिएबल नेमिंग के रूल्स और कन्वेंशन को समझने वाले हैं। साथ ही साथ हम दो क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि हमने एक टाइप का वेरिएबल देखा था जो होता है कॉन्स्ट। एक और हमारा वेरिएबल था वो था हमारा लेट। और तीसरा हमारा वेरिएबल टाइप था वो था हमारा वैर। तो देखिए हम जो वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जो हम उसका नाम देते हैं, वो नाम आप कोई रैंडम नेम नहीं दे सकते। जो वेरिएबल नेमिंग होता है उसके पीछे कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं या सेट ऑफ कन्वेंशंस होते हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए वेरिएबल को नाम देते वक्त। तो वो रूल्स एंड कन्वेंशंस क्या क्या है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, वेरिएबल नेमिंग जानने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ जो कि कमेंट्स का। तो कमेंट्स क्या होता है, देखिए, जो ऐसा पार्ट ऑफ कोड है जो आपका जो प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो आपकी रीडेबिलिटी पर्पस के लिए यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए मुझे एक अभी ये कोड की ज़रूरत नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि कोड यहाँ पे रहे ताकि मैं बाद में इसे रिव्यू करूँ। तो मुझे हाँ पढ़ने में आसानी हो कि मैंने हाँ पहले ये सीखा तो उसके बाद मैंने ये सीखा। मैं चाहता हूँ कि कोड डिलीट ना हो। मैं क्या करूँगा, उसे कमेंट आउट कर दूंगा। वो कैसे करते हैं, आप सेलेक्ट, तो जो आपको कमेंट करना है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कंट्रोल और आप फॉरवर्ड स्लैश दबाइए। आपको ये जो था, ये सारा जो टेक्स्ट था आपका कमेंट हो चुका है। ये आपका था कमेंट करने का तरीका, ठीक है। और देखिए मल्टी लाइन कमेंट्स भी होता है, जब आपको मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना है तो आप क्या करेंगे, आपको देना होगा एक फॉरवर्ड स्लैश, फिर आपको देना होगा स्टार, देन आपको उसको एंड करने के लिए क्या करना होगा, आपको करना होगा फिर से स्टार एंड देन फॉरवर्ड स्लैश। इसका अंदर जो जो भी आप लिखेंगे वो आपका मल्टी लाइन कमेंट का पार्ट होगा, या मल्टीपल लाइंस में कमेंट्स को लिख सकते हैं। ये जो फॉरवर्ड स्लैश डबल फॉरवर्ड स्लैश है ये क्या था, सिंगल लाइन कमेंट्स था। मल्टी लाइन के लिए आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम क्या पढ़ने वाले, हम पढ़ने वाले वेरिएबल नेमिंग। तो देखिए रूल नंबर 1 क्या है, मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर अंडरस्कोर और डॉलर साइन। तो जो भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसका जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है वो या तो लेटर होना चाहिए, या जो कि आपका ए बी सी डी जो हो गया ए बी सी डी, या फिर अंडरस्कोर। अंडरस्कोर क्या होता है, देखिए ऐसे अंडरस्कोर आपको दिखता है सिंबल, ये आपका हो गया अंडरस्कोर का सिंबल। ये आपका अंडरस्कोर का सिंबल हो गया, और डॉलर तो आप सबको पता होगा, ये आपका हो गया डॉलर का सिंबल। तो इनके थ्रू ही आप वेरिएबल नेम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए आप अगर आप लिखते हैं, मैं लिखता हूँ ए बी सी, ये वैलिड वेरिएबल नेम है। मैं लिखता हूँ ए बी सी 1 2, ये भी वैलिड है। बट अगर मैं लिखूंगा 1 2 ए बी सी तो ये वैलिड नहीं है, दिस इज इनवैलिड। क्यों इनवैलिड है, क्योंकि देखिए हमारा रूल क्या कहता है, हमारा रूल कहता है इट मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर अंडरस्कोर और डॉलर साइन। तो जो 1 2 है, ये 1 है, क्या है, 1 एक नंबर है। आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल नेम को। आप नंबर को बीच में रखिए, लास्ट में रखिए, वो चलेगा, पर आप उससे स्टार्ट नहीं कर सकते। स्टार्ट आपको किससे करना है, आपको करना है लेटर से, अंडरस्कोर से या डॉलर से, ठीक है। और आते हैं हमारा हमारा सेकंड रूल पे। हमारा सेकंड रूल क्या कहता है, कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप एक बार स्टार्ट कर दिए लेटर अंडरस्कोर डॉलर के बाद, उसके बाद आप आराम से कोई भी डिजिट को रखिए, कोई और लेटर को रखिए, या अंडरस्कोर को रखिए या डॉलर को रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट आपको स्टार्ट करना है एक लेटर के साथ, या फिर अंडरस्कोर के साथ, या फिर डॉलर के साथ, ठीक है। और डिजिट का बात आया तो आप उसे बीच में रखिए या उसे लास्ट में रखिए, बट आप उससे स्टार्ट नहीं कर सकते। ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, नॉट यूज रिजर्व कीवर्ड। मतलब कैनॉट यूज रिजर्व कीवर्ड। कि इस ये जो पॉइंट है आपको इस पर अभी ज़्यादा फोकस नहीं करना है। रिजर्व कीवर्ड हम जैसे जैसे प्रोग्रामिंग की आगे बढ़ेंगे, हम नए नए वर्ड्स को सीखेंगे। जैसे हमारा इफ एल्स हो गया, इफ एल्स ये क्या है, ये रिजर्व्ड है। रिजर्व मतलब क्या, देखिए ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग पहले से डिफाइन कर दिया गया है। फॉर है तो उसको लूप के लिए आप यूज़ करेंगे। इफ है तो उसे कंडीशन चेक करने के लिए यूज़ करेंगे। तो ऐसे वर्ड जिसका मीनिंग पहले से डिफाइंड है उसको वेरिएबल नेम की तरह यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हमारा रूल 3 बेसिकली यही कहता है कि जब पहले से इसका वर्ड का मीनिंग डिफाइंड है, कोई पर्पस पहले से सेट है, आप उसको एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। तो वर्ड क्या क्या है, देखिए अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है। उतना लिस्ट आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम जैसे जैसे प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड कीवर्ड है, किसका मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है। आपको उसको वेरिएबल नेम में बस यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या है, केस सेंसिटिविटी।
केस सेंसिटिविटी। इसका मतलब क्या, देखिए ये बेसिकली रूल है कि मान लीजिए आप लिखते हैं ए बी सी और आप एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं ए बी सी, तो देखिए टेक्निकली साउंड करने में ए बी सी सेम लग रहा होगा, बट दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि इसमें देखिए ए बी सी है, तीनों क्या है, तीनों स्मॉल अल्फ़ाबेट्स है, और इसमें क्या पहला लेटर जो है वो कैपिटल है। यानी कि इन प्रोग्राम में अगर आप एक ए बी सी नाम का वेरिएबल बनाते हैं और एक ए बी सी यानी कि कैपिटल ए और स्मॉल बी सी नाम का वेरिएबल बनाते हैं, तो दोनों अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे। इसीलिए जावास्क्रिप्ट क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है, यानी कि इसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच में डिफरेंस है, दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। ये नहीं कि आप बोल देंगे कि ये ए बी सी और ए बी सी सेम है, नहीं, दोनों वेरिएबल अलग अलग होगा। इसलिए जावास्क्रिप्ट क्या होता है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए बेसिकली रूल्स है। रूल्स देखिए क्या होता है, रूल्स का मतलब होता है आपको ये हमेशा फॉलो करना ही होगा। अगर आप रूल्स को ब्रेक करेंगे तो आपका प्रोग्राम में क्या होगा, एरर आएगा, यानी कि आपका प्रोग्राम चलेगा नहीं, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कन्वेंशन। तो कन्वेंशन और रूल्स में डिफरेंस क्या है, देखिए रूल्स है अगर आप उसे ब्रेक किए तो आपका प्रोग्राम चलने वाला नहीं है, बट कन्वेंशन क्या है, देखिए कन्वेंशन एक गाइडलाइन समझ लीजिए, अगर आप उसे फॉलो नहीं भी करेंगे तो आपका प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं आएगा, बट आपका प्रोग्राम पढ़ने में और समझने में अच्छा नहीं होगा। तो एज ए गुड प्रोग्रामर प्रैक्टिस वो अच्छा नहीं माना जाएगा। तो अगर आपको प्रैक्टिस बढ़िया रखना प्रोग्रामिंग का, तो आपको कन्वेंशंस को फॉलो करना चाहिए। इसलिए कन्वेंशन को भी एक तरह से रूल की तरह ही समझिए। आप जितना पॉसिबल हो सके कन्वेंशन को फॉलो करिए और उसे रूल की तरह ही समझिए। ठीक है, तो कन्वेंशंस क्या क्या है वो हम देखते हैं। ये हम देखने वाले कन्वेंशंस। देखिए पहला कन्वेंशन क्या है, पहला कन्वेंशन है कैमल केस। अब कैमल केस क्या होता है, जैसे मान लीजिए मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना है फर्स्ट नेम। ठीक है, तो देखिए ये जो मैंने लिखा है ये आपको पढ़ने में थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्टी आए, क्यों, ये मैंने लिखा फर्स्ट नेम। मुझे जब देखिए फर्स्ट एक अलग वर्ड है और नेम अलग वर्ड है, बट मुझे एक फर्स्ट नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट करना है, तो मैं इसे ऐसे क्रिएट नहीं कर सकता। इससे क्या होगा, इसे आप वेरिएबल के बीच में कभी स्पेस नहीं दे सकते, वेरिएबल नेम में आपको हमेशा उसको अटैच करके रखना होगा। बट देखिए रीडेबिलिटी में प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसे डिस्टिंग कैसे साउंड कराए कि फर्स्ट अलग से दिखे और जो नेम है वो भी अलग से दिखे। उसके लिए हम कैमल केस टेक्निक का यूज़ करते हैं, यानी कि जो आप पहला जो वर्ड लिखते हैं, जैसे फर्स्ट हो गया पहला वर्ड, जो दूसरा वर्ड इसमें क्या है, दूसरा वर्ड इसमें है नेम, तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम कैपिटल में लिखेंगे। सारा वर्ड सारा लेटर्स को नहीं, सिर्फ पहला लेटर को, जो हमारा एन है उसे हम कैपिटल में लिखेंगे और उसके बाकी को हम स्मॉल में लिखेंगे। अब मान लीजिए कुछ और भी आता है, फर्स्ट नेम हेलो, मान लीजिए वेरिएबल का नाम है फर्स्ट नेम हेलो, तो फिर मैं क्या करूँगा, जो एच है उसे कैपिटल में लिखूंगा और बाकी का जो लेटर है फिर उसे स्मॉल में लिखूंगा। ये हमारा हो गया कैमल केस टेक्निक। तो हमें जब भी वेरिएबल नेम जिसमें मल्टीपल वर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम हो गया, उसमें हम क्या करते हैं, कैमल केस को फॉलो करते हैं। यानी कि उसका जो पहला वर्ड है वो सब स्मॉल में रहेगा, जो सेकंड वर्ड उस वेरिएबल नेम के अंदर आता है उसका पहला लेटर है वो कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल रहेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया कैमल केस। ठीक है, तो देखिए दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है आपका डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेम, यानी कि डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेमिंग। तो डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेमिंग का मतलब देखिए, जो हम वेरिएबल का नाम क्रिएट करते हैं वो ऐसा आप रखिए जिससे आप जो वेरिएबल क्रिएट करना चाह रहे हैं वो सेंस बनाए। यानी मुझे मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट का एक वेरिएबल क्रिएट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं शॉर्टकट के लिए क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा कि लेट एक्स इक्वल्स टू 10। मान लीजिए मेरे क्लास में 10 स्टूडेंट्स है, मैं लिख दूंगा लेट एक्स इक्वल्स टू 10। बट अगर मान लीजिए कोई और आपका प्रोग्राम को पढ़ रहा है, तो उसे हो सकता है पढ़ने में समझने में थोड़ा टाइम लगे, वो सोचेगा एक्स क्या है। देखिए एक्स पढ़ते साथ आपको पता नहीं चला कि एक्स किसको डिनोट कर रहा है, एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ टेबल्स है, नंबर ऑफ बुक्स है, क्या है एक्स पता तो नहीं चल रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको एक ऐसा नाम रखना चाहिए जो आपको पढ़ते साथ ही समझ में आ जाए, हाँ ये वेरिएबल इस पर्टिकुलर चीज़ को डिनोट कर रहा है। मैं क्या लिख सकता हूँ, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए ये आपको लग रहा होगा कि हाँ इतना बड़ा नेम हम क्यों लिखे, ये लिखने में टाइम लगेगा, ये स्पेस लगेगा, देखिए देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, बट नहीं, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कंपेयर टू एक्स। ये एक्स को आप देखते साथ आप बता नहीं सकते हैं ये एक्स नंबर किसको डिनोट कर रहा है, बट इसको आप जैसे पढ़ेंगे आपको तुरंत क्लैरिटी आ जाएगा। हाँ ये जो वेरिएबल आपने क्रिएट किया है जिसका वैल्यू 10 है, वो क्या डिनोट कर रहा है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिनोट कर रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ आपके क्लास में 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। इसलिए आपको ऐसा वेरिएबल का नेम रखना चाहिए जो आपको पढ़ते साथ ही क्लियरली समझ में आ जाए। तो ये देखिए ये हमारे बेसिकली 4 रूल्स थे, 4 मेजर रूल्स थे, और ये हमारा 2 कन्वेंशंस था। तो आप जब भी आगे से वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे, आप हमेशा ये 4 रूल्स को फॉलो करेंगे
और हमेशा ट्राई करेंगे कि ये दो जो कन्वेंशन है इसको भी आप फॉलो करिए, ताकि आपका जो प्रोग्राम है बेटर रीडेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, और उसे आप किसी और को शेयर करेंगे तो उसे भी पढ़ने और रीड करने में आसानी हो, और फ्यूचर में अगर आप खुद रिव्यू करेंगे तो आपको ये पढ़ने और समझने में आसानी हो। इसलिए हमें ये बेसिकली 4 रूल को फॉलो करना चाहिए, ये 2 कन्वेंशन को ही फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल नेमिंग है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम इन जावास्क्रिप्ट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वैलिड नेम नहीं है। तो आप खुद वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद आंसर को सोचिए इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं। ये जो पहला जो ऑप्शन है माई वेरिएबल, ये बिल्कुल वैलिड है, इसमें बोल सकता हूँ कि ये वैलिड है। ठीक है, क्यों वैलिड है, देखिए स्टार्ट किससे हो रहा है, अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें जो कि बिल्कुल लीगल है। हमारा जो रूल नंबर 1 था वो क्या कह रहा था, मस्ट स्टार्ट विद लेटर अंडरस्कोर और डॉलर साइन, इसलिए सही है। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा हमारा स्टार्ट हो रहा है अंडरस्कोर से, तो अंडरस्कोर से स्टार्ट हम कर सकते हैं। देखिए पहला रूल क्या बताता है, लेटर अंडरस्कोर और डॉलर साइन, तो ये भी वैलिड है। बट जो तीसरा है 1 2 3 वेरिएबल, स्टार्ट किससे हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो 1 क्या है, एक डिजिट है जो कि रूल नंबर 1 को वायलेट करता है, इसलिए ये हमारा इनवैलिड होगा, इसे हम एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। और चौथा ऑप्शन जो हमारा डॉलर से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी वैलिड है। ठीक है, ये अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, वो हमसे पूछ रहा है कि व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू फॉलो डिस्क्रिप्टिव नेमिंग कन्वेंशन विद इन अ जावास्क्रिप्ट कोड बेस। तो हम जो डिस्क्रिप्टिव नेम जो रखते थे उसका पर्पस क्या था, तो देखिए इसका पर्पस क्या है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, इट मेक्स द कोड रन फास्टर। नहीं, वेरिएबल नेम आप कुछ भी रखिए उससे कोड का स्पीड और फंक्शनैलिटी यानी एफिशिएंसी उससे कोई लेना देना नहीं है, वो आपका कोड को फास्ट नहीं बनाता है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इट रिड्यूसेज द साइज ऑफ द कोड, नहीं, आप वेरिएबल नेम को कितना ही बड़ा रखिए उस एट द एंड कोड का साइज को इंक्रीज नहीं करता, वो मैटर ही नहीं करता। आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या रखते हैं वो आपके प्रोग्राम को साइज को डिफाइन करता है, वेरिएबल नेम क्या रखे वो साइज को बिल्कुल स्लाइटली, मैं बोल सकता हूँ एकदम नेग्लिजिबल उसका इम्पैक्ट है, ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है, इट इम्प्रूव्स कोड रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। तो हम कोड को इजीली रीड कर सकते हैं जो कि बिल्कुल सही बात है। अगर अच्छा से डिस्क्रिप्टिव नाम रखेंगे तो हमें पढ़ते साथ ही समझ में आ जाएगा, और मेंटेन भी, यानी हमें आगे अपना कोड जब हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम मान लीजिए एक्स रखे किसी का नाम, किसी का नाम वाई रखे और जेड रखे, तो ऐसे आप कितना अलग अलग नाम रखेंगे, आपको कोड को मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए जो डिस्क्रिप्टिव नाम रखते हैं तो आपको मेंटेन करना भी बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, इट इंश्योर्स क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी। तो देखिए क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी मतलब यानी कि फायरफॉक्स में आप मान लीजिए कुछ अच्छा नाम रखते हैं तो फायरफॉक्स में चल जाएगा, अगर खराब नाम रखते हैं तो क्रोम में नहीं चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारा वेरिएबल नेम होता है चाहे आप कैसा भी नाम रखिए वो क्रोम में भी चलेगा, फायरफॉक्स में चलेगा, वो ब्राउजर पर डिपेंडेंट नहीं है। आपका मेन पर्पस क्या है डिस्क्रिप्टिव नेम रखने का, मेन पर्पस है आपका कोड रीडेबल हो और मेंटेनेबल हो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो वेरिएबल नेमिंग के कॉन्सेप्ट है, रूल्स है एंड कन्वेंशन है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और जो मैं आपको 2 क्वेश्चन कराया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी क्वालिटी और अच्छा कंटेंट मिल पाए। तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।